क्या खास बात थी इसमें, इस सिस्टम में? खास बात ये थी कि हमें एक मैट्रिक्स दी गई थी फुल, और एक बी दिया गया था जो कि फुली डिस्क्राइब नहीं था, सिर्फ क्या लिखा था B1 B2 B। फिर हमने क्या डिसाइड किया था कि AX इक्वल टू B will have a solution if that B is on this plane। और इस प्लेन का होने का मतलब क्या था कि कौन सा रिलेशन, कौन सा वेरिएबल किसके बराबर था? B1 B3 इक्वल ट्वाइस B1। ठीक है, वही की बात है ना, जब उधर चला जाएगा तो क्या होगा? हम इसकी बात कर रहे हैं ना, इस चीज की। ये चीज जब जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? यही होगा ना, -2B1 प्लस B3 इज इक्वल टू 0। एंड दैट मीन्स के B3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? ट्वाइस B1। ये सारा डिस्कस हो गया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो जब तो सोल्यूशन होगा सिस्टम का, अदरवाइज क्या होगा? सिस्टम का सोल्यूशन नहीं होगा। इसमें ए क्या है? ये हमारा ए है, ठीक है जी, और ये हमारा बी है। तो कुछ बी के लिए होगा और कुछ के लिए नहीं होगा। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। फिर हमने इसको फिर हमने जो ना इसकी एक पिक्चर भी बनाई थी, B3 इज इक्वल टू ट्वाइस B1 की। वो एक प्लेन बना था। तो जब तक प्लेन में से हम पिक कर रहे थे वेक्टर्स, सिस्टम का सोल्यूशन था, और अगर प्लेन से ऊपर नीचे हो गए तो सोल्यूशन नहीं था। राइट, तो ये सारा काम हो चुका था लास्ट टाइम। अब इसी को देखें, आगे बढ़ाते हैं। ओके, ठीक है, ये वही सिस्टम है कि पहले लिखा हुआ था, सिर्फ अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना दी इसकी। राइट, कि यहाँ पर अगर कोई सा भी बी होगा, ये होगा, ये होगा, वो सब जो है वो आपके पास होंगे। ठीक है, राइट। अब आगे चलते हैं। इसका अब आगे मतलब क्या है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी, विल गो फर्दर। पेज 6। ओके, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा देखिए, अब यहां पर जो हो रहा है, ये जो 3 लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, राइट। देखिए, पिछले केस में ये हुआ था कि जो बी प्लेन में होगा उसके करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन होगा। ठीक है, और फिर हमने उसको एक और तरीके से भी देखते थे कि जब सोल्यूशन होता है, दैट मीन्स के आवर बी कैन बी रिटेन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। ये होता है ना, यानी ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो हम सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं x इक्वल टू बी, जब सॉल्व हो गया तो फिर हम एक दूसरा, वो जो आजकल चल रहा है ना सियासत में, दूसरा नैरेटिव दे रहे हैं। क्या नैरेटिव दे रहे हैं? कि हमारा बी जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है कॉलम्स ऑफ ए, और ये बिल्कुल सही है। लेकिन पिछले केस में क्या हुआ था? बाज बी तो लीनियर कॉम्बिनेशन थे, बाज नहीं थे। जस्ट बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कौन से बी थे लीनियर कॉम्बिनेशन? जिसका B3 बराबर किसके हो? 2B1 के। अगर ऐसा नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, अब एक और सिचुएशन इमेजिन करें, AX इज इक्वल टू B। लेकिन इसके लिए जो सोल्यूशन है ना, ये वाला नहीं, एक नया दिमाग में सोचें। AX इज इक्वल टू B, वो हर बी के लिए जो है ना वो सॉल्व हो जाता है सिस्टम। इसके लिए, हर बी के लिए। इसका मतलब है अगर हम कोई सा बी लेंगे ना अपने स्पेस से, R3 रखें, तो वो बी जो है वो क्या हो जाएगा? सोल्यूशन तो है दूसरा नैरेटिव, इट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमारा ए जो है वो इतना पावरफुल है कि वो पूरा R3 को जनरेट कर रहा है। तो जनरेशन का यही मतलब होता है ना यार, 3 कॉलम जनरेट समथिंग मींस एनीथिंग हियर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ देयर। उस केस में हम कहेंगे, कब कहेंगे? AX इज इक्वल टू B हैज ए सोल्यूशन फॉर ऑल B, देन वी से A जनरेट या स्पैन R3। अगर आप R3 में, अगर आप R4 में, तो R4 में। ठीक है जी, राइट। तो ये आपकी समझ में आ गई नहीं? ये 3 लाइन है। वी से दैट द कॉलम्स ऑफ ए स्पैन Rn इफ एवरी वेक्टर B इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। और इसका मतलब यही हुआ कि ये जो सिस्टम है ना AX इज इक्वल टू B, इसका सोल्यूशन होगा फॉर ऑल बी। तो फिर हम ये कह देंगे कि ए इज सो पावरफुल कि इसके जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना वो पूरे R3 को क्या कर रहे हैं?
जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए उल्टा कंसेप्ट, एक तो था ना कॉलम लीनियर कॉम्बिनेशन, वो तो स्पैन हो गया। यहाँ पे हम उल्टी बात करते हैं कि क्या समथिंग स्पैन में है कि नहीं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज इन स्पैन। ये कैसे चेक करोगे एवरीथिंग स्पैन? आप यही कहोगे ना कि भाई ए जो है वो ये वाले वेक्टर्स हैं, कौन से A1 AP। अगर आप कोई वेक्टर लाओगे, कोई सा भी वेक्टर हो, आप कहोगे कि वो इस स्पैन में, तो इसका मतलब आप ये कहोगे अल्टीमेटली कि x1 A1 ब्ला 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 प्लस आखिर में क्या आएगा भाई, XP AP इज इक्वल टू B हैज ए सोल्यूशन। इसलिए आपने अभी तो कहा है कि क्या कहा है कि ए के कॉलम पूरे आर को क्या करते हैं, जनरेट कर रहे हैं, R3 R4। तो R3 का हर कॉलम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकेगा। दैट मीन्स कि ये सिस्टम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्व हो सकता है, और वो पहले ही लिख दिया गया है Ax इक्वल टू बी इज सॉल्वेबल फॉर ऑल बी, देन एंड ओनली देन वी से ए इज ए जनरेट्स आर एम। अच्छा ये बताओ, पिछले केस में हम ये दावा कर सकते थे, जो पिछले एग्जाम्पल में जो ए था, क्या वो पूरी आर स्पेस को जनरेट कर रहा था, R3 को? नहीं कर रहा था ना, इसलिए तो कंडीशन वही थी ना कि अगर वो B3 टू B1 है तो कर देगा, वरना नहीं करेगा। हम अब किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड की बात कर रहे हैं। अच्छा अब देखो, अब ये चारों चीजें इक्विवेलेंट हो गई। पहला क्या है, ए फॉर ईच बी इन Rn द इक्वेशन हैज ए सोल्यूशन। ठीक हो गया। अच्छा पहले ये बताओ इसका क्या मतलब है लॉजिकली, लास्ट टाइम भी पूछा था। मतलब वही है यार, या तो ये चारों स्टेटमेंट ट्रू है या चारों फॉल्स है। ये नहीं हो सकता एक फॉल्स हो गई और एक ट्रू हो गई। अच्छा अब आगे चलते हैं। तो अच्छा चलिए ये बता दो कि ये वाला जो नंबर ए है, क्या ये पिछली एग्जाम्पल में ये नंबर ए ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है ना। उसकी वजह है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल ए सोल्यूशन होगा, वहां पर तो फॉर ऑल नहीं था, कुछ के लिए था, कुछ के लिए नहीं था। इसका मतलब है कि इस केस में ये चारों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, ये वाली भी फॉल्स है। तो वही बात आ गई कि जब सोल्यूशन नहीं है, एक खास बी जब सोल्यूशन नहीं, तो वो बी कैसे लिखा जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन? तो ये भी फॉल्स हो गई। जब सिस्टम का सोल्यूशन ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है वो जो कॉलम है एक है, वो स्पैन नहीं कर रहे आरएम को। अगर कर रहे होते तो हम आरएम में से एक बी उठाते और Ax इक्वल टू बी को सॉल्व करते और हमारे पास सोल्यूशन आ जाता। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है कि ये ए क्या है, पर्टिकुलर केस में फॉल्स है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा अब इसमें भी देखो जरा, डी में भी खास बात है, ये भी फॉल्स है ना। क्या लिखा हुआ है, ए हैज ए पिवट पोजीशन इन एवरी रो। सोचो पिछले केस में क्या हुआ था यार, पिछले केस में ऐसे ही हुआ था ना, 0 0 0 इज इक्वल टू समथिंग आ गया था। ये क्या चीज है, ये तो एक ही रो है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए हैज पिवट पोजीशन इन एवरी रो, ये फॉल्स है ना इस केस में। यहाँ से नजर तो आ रहा है कि ए के आखिरी रो में क्या नहीं है, पिवट नहीं है। ठीक है। अब इस थ्योरम का, पहले तो इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ में मसले है कि ये जो है ना, ये सब तो इक्विवेलेंट नजर आ रहे हैं कि ए का मतलब भी वही है जो बी का है, जो बी का मतलब है वही सी का है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि ए और डी कैसे आपस में रिलेटेड है। तो प्रूफ जो है ना वो यही होगा कि हम क्या करेंगे, पहले हम सपोज कर लेंगे, फर्स्ट कर लेंगे डी ट्रू है, तो हम शो कर देंगे ए भी ट्रू है। फिर नेक्स्ट हम करेंगे कि अगर डी फॉल्स है, फिर शो कर देंगे ए भी फॉल्स है। तो आइडिया समझ गए ना प्रूफ का, कि इस तरह से अगर जा रहे हैं ना, ठीक है, ए भी हमें नजर आ रहा है इक्विवेलेंट, इसलिए कि पुरानी नॉलेज है ना सारी, बी सी बी सी डी बी, लेकिन ए और डी में कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा। तो अब हमारा काम यही है, दो काम, डी को सपोज करेंगे ट्रू और ए को ट्रू शो कर देंगे, डी को सपोज करेंगे फॉल्स और ए को शो कर देंगे फॉल्स। ठीक है जी। तो ये अब हम चल रहे हैं अगले पेज पे। हाँ ओके, क्लीन अप क्लीन अप। ऑलराइट, प्रूफ आ गया जनाब। ठीक है जी। इसके लिए हम पता क्या काम करेंगे, अभी जो मैंने बोले कहा था ना, सपोज डी इज ट्रू। तो जिनके पास नोट से जरा पढ़ के सुना, और डी क्या है? ये है ना यार डी। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस आगमेंटेड मैट्रिक्स को इकोलोन फॉर्म में जाएंगे, तो यू के अंदर देखें पिवट जो होता है ना, हम कहते तो हैं कि ए हैज ए पिवट, लेकिन पता कब चलता है, जब उसकी इकोलोन फॉर्म बन जाती है। तो इसमें जब ये यू आएगी तो यू हैज ए पिवट पोजीशन इन एवरी रो।
इसका मतलब है कि इसके अंदर पिवट तो होगा ही नहीं ना डी में, नहीं होगा ना डी में पिवट। जब सारे पिवट आ गए, हर रो में एक पिवट आ गया एक ही, तो फिर डी में पिवट नहीं है। इसका मतलब लास्ट कॉलम इज नॉट अ पिवट कॉलम। इसका क्या मतलब? सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इसका मतलब है ए ट्रू हो गया। जरा देख लो पढ़ के एक में क्या लिखा हुआ है, ax is equal to b is has a solution for all b। तो ये क्लियर होगी बात, ठीक है। सो डी इज, यहाँ पे क्या लिखूं, टी आर यू, ओके। तो अगर ए ट्रू है, सॉरी अगर डी ट्रू है तो ए भी ट्रू है। अब हम नेक्स्ट क्या ले रहे हैं, सपोज डी इज फॉल्स। ठीक है जनाब, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। सपोज डी इज फॉल्स, देखिए अब क्या होगा। सपोज डी इज फॉल्स, डी फॉल्स का मतलब ये हुआ कि डी लास्ट रो ऑफ ए कंटेन्स ऑल जीरो। इसको मैं जरा डी को हटा दें। ऐसा एक मिनट में मैंने करेक्शन किया था ना, इसमें बताएं वो कौन सी चीज हटाई है। हाँ ऊपर से नहीं हटाई, नीचे से ना। सपोज डी इज फॉल्स, हाँ बिल्कुल सही है। सपोज डी इज फॉल्स, ये हटा दें, ये नहीं है यहाँ पे डी, ये मिस प्रिंट था, लेकिन इसमें मैंने सही कर दिया। जो आपको प्रिंटेड नोट्स दिए हैं ना, यहाँ नजर नहीं आ रहा आपको। ओके, देन लास्ट रो ऑफ डी कंटेन्स ऑल जीरो, इसलिए कि उसमें यही लिखा था ना, डी की जो ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन है वो ये है ना कि डी हैज, सॉरी ए हैज पिवट इन एवरी रो, यही है ना। तो जब फॉल्स हो जाएगा इसका मतलब है एवरी रो पिवट नहीं रखेगी। लेकिन जब हम उसको इकोलोन फॉर्म में करते हैं ना, तो रोएं वो कहाँ आ जाती हैं, पे आ जाती है ना। तो इसीलिए जुमला सही है। देन लास्ट रो ऑफ यू कंटेन्स ऑल जीरोस। अब एक काम करें, काम ये करो कि आप एक वेक्टर लो डी, जो ये वाली प्रॉपर्टी रखता है। क्या प्रॉपर्टी रखते हैं? हमें ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहला एलिमेंट क्या है दूसरा क्या है, लास्ट एलिमेंट क्या रखा है हमने, 1। इसका मतलब ये वाला जो सिस्टम है, जो हमने एक इसको कहेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम बनाया है, क्या ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? और से सुने, u की आखिरी रो क्या है, सारा जीरो, ठीक है। हमने इस u के साथ एक वेक्टर लगाया है जिसका आखिरी एलिमेंट 1 है, ऊपर कुछ भी हो, इनकंसिस्टेंट हो गया ना। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, इनकंसिस्टेंट हो गया। जब ये इनकंसिस्टेंट हो गया तो फिर ये भी हो गया। ये पहली दफा है कि हम ऑपरेशन उल्टे कर रहे हैं। आमतौर पे तो हम कहाँ से आते हैं, ए से आते हैं ना इकोलोन में। आप यहाँ क्या जा रहे हैं, इकोलोन से ए में जा रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, कि ये जो ऑपरेशन होते हैं ये इक्विवेलेंट सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब है अगर पहला नो सोल्यूशन जो ये वाला है, तो फिर आखिरी वाला, और आखिरी से मुराद यहाँ पे ओरिजिनल वाला, तो उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इज इनकंसिस्टेंट, सो बी इज, क्या लिखूं यहाँ पे, सो ए इज। और ये अच्छा प्रूफ था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, लेकिन इससे जो है ना सारी चीजें समझ में आ जाती हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। मुझे यहाँ कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है, जरा बोलें, सब समझें। अच्छा मतलब समझ आ गई इनकी। इसका मकसद क्या होगा मैं बताता हूँ मकसद। मैं जरा दोबारा से आपको नंबर 6 की तरफ ले जाता हूँ। देखें, इसका प्रूफ का मतलब ये होगा कि आपके पास 4 कंडीशनें लिखी हुई है ना, ए बी सी डी, चारों इक्विवेलेंट है, या तो चारों ट्रू है या चारों क्या है, फॉल्स। इसमें होगा ये कि आप अगर फर्ज कर लें आप प्रूफ करना चाह रहे हैं बी, क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, आपको कहा कि बी प्रूफ करो। आपने कहा यार ये बी तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, मैं ये आसानी से प्रूफ कर सकता हूँ कि बी ए डी इज फॉल्स, तो फिर बी भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। इस थ्योरम का यही मतलब है कि 4 कंडीशन है, बाज़ औक़ात एक कंडीशन को समझना आसान होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, बाज़ औक़ात बी को, सी को। तो अगर सवाल डी का आए और आप जवाब ए को आसानी से दे सकते हैं कंफर्टेबली, तो डू इट ए, जो ए का आंसर होगा वही डी का आंसर होगा, ठीक है। ये है बस इसका, इस थ्योरम का पर्पस। ओके, और ज्यादातर जो है ना ये बहुत आसान होता है, ये आखिरी वाला। क्यों होता है, इसलिए कि इसमें आपने क्या करना होता है, उठाकर एक पर रो ही लगानी होती है ना, और ऑपरेशन देख लेना होता है कि इसके हर रो में पिवट है या नहीं है। तो ये ज्यादा आसानी से प्रूव हो जाता है। कौन सी चीज, डी वाली। तो अगर आपने ए को लिया, ऑपरेशन किए और एक रो सब जीरो हो गई, तो ना सिर्फ ये डी फॉल्स है, सारी स्टेटमेंट क्या होंगी, फॉल्स होंगी। लेकिन अगर आपने ए को लिया, रो ऑपरेशन किए और कोई भी रो जीरो में कन्वर्ट नहीं हुई, तो डी भी करेक्ट है,
ट्रू है और सारे भी क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो ये है इस थ्योरम का यूज। ओके, अब हमें पेज नंबर में 8 पे जाना है। आ गया जी, पेज नंबर 8 आ गया। ओके, चलें देखें क्या कह रहा है, और से देखिए। लेट a is equal to this and b is equal to, is the equation is consistent for all possible b। देखिए, इस सवाल में तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसलिए कि इस किस्म का सवाल आपने किया हुआ है। इससे मुश्किल किया हुआ है ना, जो लास्ट टाइम आखिर में छोड़ा था। ये तो 2 कॉलम्स हैं, 1 रो है, लेकिन सबसे आसान ये है कि आप जरा ये सोचें, इसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, एटमोस्ट कितने पिवट एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं ना एटमोस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक रो तो है ही बेचारी ऐसी जिसमें कोई पिवट एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कंडीशन डी उस थ्योरम की क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो लिहाजा ये सवाल जो था वो तो पहला वाला था ना, ए एक्स कंसिस्टेंट फॉर ऑल बी, तो जब डी फॉल्स हो गई तो ए भी फॉल्स हो गया। तो आंसर इज फॉल्स है। ये जो हम कह रहे हैं कि 2 रोज 2 कॉलम्स है ना, 3 रोज हैं, जब आप इस पे पिवट एलिमेंट करोगे तो क्या 3 पिवट आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं ना। तो रो तो 3 है, इसका मतलब एक रो तो 0 होगी ना। लेकिन जब हम वो करते हैं ना ऑपरेशन, तो 0 रो तो सब एंड पे नजर आती है ना। तो ये डी फॉल्स हो गया ना उस थ्योरम का। यदि डी फॉल्स हो गया तो ए भी फॉल्स हो गया, और सवाल एक ही था, सिस्टम कंसिस्टेंट फॉर ऑल पॉसिबल, तो नो। अच्छा, ओके, अच्छा हम यहाँ पे क्या लिखें, ए हैज ओनली, वही जो अभी हम बातें कर रहे थे, 2 columns, therefore at most 2 pivots, since A does not have a pivot in every row, AXB is, बोलो, not consistent। असल में इनकंसिस्टेंट भी सही है, लेकिन इसने 2 वर्ड मांगे हैं ना, थोड़ी इंग्लिश भी है, तो नॉट कंसिस्टेंट हो गया, नॉट कंसिस्टेंट फॉर ऑल पॉसिबल अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 4। अच्छा, अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें, इस केस में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखो डायरेक्ट कर लेते हैं, चलें। 1 2 3 4 5 6 B1 B2 B3। जल्दी से बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ। मैं यहीं पे करता हूँ, -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा भाई -2, और यहाँ क्या आ जाएगा -3 B1, सही है। उसके बाद में क्या करूँ, -5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 0, ये कितने हो जाएंगे -4 -5 B1, ठीक है। फिर इसको मैं करता हूँ -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता हूँ, किससे, -2 से, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 B2 + 6 B1। अब आप खुद ही सोच लो साहब, ये जो इतनी बड़ी मुसीबत है, ये कभी 0 होगी और कभी नहीं होगी ना। इसका मतलब वही आ गया ना कि ये सिस्टम ऑल बी के लिए कंसिस्टेंट नहीं है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ज्यादा मजा किसमें आया, चौथे को पकड़ लिया, और उसमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। उसमें तो सिर्फ थ्योरी इस्तेमाल की ना कि 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, पिवट ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, लिहाजा एक रो 0 होगी, लिहाजा डी फॉल्स, तो ए फॉल्स, राइट। ओके जी, तो ये नंबर 8 है। अच्छा, ये इसके बाद कुछ और भी, हाँ इसमें कुछ और भी, वो जरा थ्योरेटिकल चीज है, मैं बताता हूँ क्या मतलब है थ्योरेटिकल चीज से। अच्छा, एग्जाम्पल भी एक और है, चलो देख लेते हैं। हाँ, उसके बाद थ्योरी। ओके, हाँ एक और एग्जाम्पल है, चलिए इसको ऐसे ले लेते हैं, छोटा नहीं करते। ओके, अच्छा जनाब, इसमें क्या लिखा है, डू द कॉलम्स ऑफ ए स्पैन आर 3। ये मेरे ख्याल है थ्योरम की सी कंडीशन है ना, देखो सी पढ़ो जल्दी से, थ्योरम 4 की सी है। हाँ, तो ये वही है ना, मतलब इसको देखना चाह रहे हैं। लेकिन आप इसमें एक काम करो ना, हमें तो मजा पड़ गया ना कंडीशन 4 का, ठीक है। तो जरा इसको रो ऑपरेशन करो जल्दी से, 1 2 3, देयर यू गो, खत्म होगी बात।
ए के हर रो में पिवट नहीं है, लिहाजा ये फॉल्स है, लिहाजा ये भी फॉल्स है। यानी दूसरे लफ्जों में ये वाला ए जो है ना, ये भी पूरे R3 को स्पैन नहीं कर रहा, पूरे R3 को स्पैन नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब ये जो चीजें है ना, ये सब वो बच्चों वाला खेल है कि साहब एक मैट्रिक्स है, दो वेक्टर्स हैं, तो a टाइम्स u प्लस v का मतलब तो यही बना कि पहले और u और v को ऐड कर लो, a से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड हो रहा है, चीज क्या होगी, एक ही आएगी, राइट? ठीक है, सेम इज स्टोरी है। ओके, तो मेरे ख्याल ये एंड हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, अगला आर्टिकल उठाते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। जब कुछ और भी आ गया, दूसरा है ना 1.5, 1.5। हाँ, ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा यार, शेयरिंग मतलब ख़त्म करनी होगी। स्टॉप शेयरिंग, हम दूसरा शेयर करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में था, चले यहाँ डॉक्यूमेंट्स में, डिवाइस स्टोरेज, डाउनलोड, 1.5 पढ़ना है अब हमने। हाँ, चलें 1.5 को देख लेते हैं। या आ गया जी 1.5। ओके, जी जनाब। अच्छा देखें, हम ये सिस्टम जो है ax इजिकल टू बी, चार आर्टिकल हमने पढ़ चुके हैं ना, ये 1.5 है ना, और चारों में कहानी इसी के गिर्द घूम रही थी, ax इजिकल टू बी के गिर्द। हाँ, थोड़ा सा फिलोसफिकल व्यू देखते हैं। फिलोसफिकल व्यू ये था कि नो सोल्यूशन, दो पॉसिबिलिटी होती है ना सिस्टम की, नो सोल्यूशन, सोल्यूशन, फिर फर्दर क्या होता है, सोल्यूशन है, यस। फिर ये होता है कि चलें, नो सोल्यूशन को मैं ये कहता हूं जीरो सोल्यूशन, और यूनिक को कहता हूं वन सोल्यूशन, और बाकी को क्या कहता हूं, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। जीरो वन इन्फिनिटी कहते हैं इसको, कि जब भी कोई ax इजिकल टू बी आएगा ना, उसमें या तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, या एक होगा, या मेनी होंगे। अच्छा, अब जरा साथ साथ रहिएगा, इसमें एक बड़ी खास बात है। इसमें खास बात है कि ये वाली चीज कभी पॉसिबल ही नहीं है, नो सोल्यूशन वाली ax इजिकल टू जीरो के केस में। वजह बताओगे? हाँ? ये जवाब सही है। देखें, ax इजिकल टू जीरो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जीरो इज ऑलवेज ए सोल्यूशन। जीरो इज ऑलवेज, इसको कहते हैं बाय इंस्पेक्शन, डूइंग नथिंग गेटिंग एवरीथिंग, राइट? ठीक है, तो जो ax इजिकल टू जीरो है ना, इसकी खास बात है कि इसमें ये हो ही नहीं सकता कि सोल्यूशन ना हो, इसलिए कि भाई सोल्यूशन तो नजर आ रहा है, कोई कैसे कह सकता नहीं है, सोल्यूशन नजर आ रहा है। आप इसमें पुट करके देख लें, बस एवरीथिंग जीरो कर दें, x1 जीरो, x2 जीरो, x3 जीरो, उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ जाएगा, तो इसका सोल्यूशन है। तो इस केस में जो है ना, आपकी पिक्चर बड़ी सिंपल हो जाती है, बस ये हो जाती है, वन इन्फिनिटी, या तो एक सोल्यूशन होगा या क्या होंगे, इन्फिनिटी। अच्छा, अगर सिर्फ एक ही सोल्यूशन है तो वो तो आपको ऑलरेडी पता है, कौन सा, जीरो जीरो जीरो। सही है ना? अगर एक ही है तो वो पता है आपको, जीरो जीरो। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि फिर जीरो जीरो के अलावा भी कोई और सोल्यूशन होगा, और अगर जीरो जीरो के अलावा कोई एक हुआ तो फिर वो एक नहीं है, इन्फिनिटली मेनी है, राइट? तो ये पहले अच्छी तरह जहन में डाल लें कि इसमें नो सोल्यूशन जो है वो होता ही नहीं है। इसीलिए इसको स्पेशल नाम दिया जाता है। क्या स्पेशल नाम दिया जाता है? इसको कहते हैं, मेरे ख्याल है ऊपर चला गया। हाँ बिल्कुल सही है, मैं यही कह रहा था कि आप ही बोलें। ये
इसको इसीलिए होमोजीनियस कहा जाता है कि ये एक स्पेशल टाइप है जनरल केस का, इसमें 0 0 हमेशा सोल्यूशन होता है, ठीक है। और इसकी दो पॉसिबिलिटी होती हैं बस, वन सोल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। अच्छा, अब ये वाला जो केस है ना, डिसाइड करना वन सोल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, इसको तो आप अब आप उल्टे हो जाओगे, भाई ये कोई स्पेशल केस नहीं है, ये तो वही Ax इजिकल टू बी है। मैं इग्नोर कर रहा हूँ B इजिकल टू 0। तो जो Ax इजिकल टू बी में क्राइटेरिया था ना वन का और इन्फिनिटली मेनी का, वो यहाँ पर भी होगा। क्या क्राइटेरिया था Ax इजिकल टू बी में? इन्फिनिटली सोल्यूशन कब आते थे? एग्जैक्टली, जब फ्री वेरिएबल नहीं होता तो इसका मतलब है यूनिक सोल्यूशन है, और अगर फ्री वेरिएबल तो मेनी सोल्यूशन है। वही कहानी बिल्कुल यहाँ पर होगी, ठीक है। अब उस कहानी का एक कैरेक्टर ये भी है, देखें ये वाला सिस्टम है, ठीक है जनाब। 0 0 तो पहले से पता है हमें सोल्यूशन है, ठीक है, पता है ना पहले से। अच्छा, ऐसे करते हैं, इसको मैं बाद में देखूंगा, पहले एक और सिस्टम देता हूँ। x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0 और x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0। ये भी होमोजेनियस है ना, ये वाला सिस्टम जो मैंने लिखा और वो भी है। अब जरा देखेंगे दोनों में क्या फर्क है। 0 0 दोनों का सोल्यूशन है। अब जरा इसको लेकर चलते हैं, इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी? यही होगी ना? जरा जल्दी से एक रो ऑपरेशन करके बताओ मुझे। 1 4 0 0 माइनस 6 0, यही होगा ना? जस्ट माइनस कर दी ना पहली रो दूसरी में से। अच्छा, अब क्या होगा भाई? 0 1 0 1 4 0। अच्छा, अब क्या होगा भाईजान? और वो नजर भी आ रहा है ना, देखिए हमें पता है ना जब यूनिक है तो जो आएगा वो पहले से पता है। पहले से क्या पता है? 0 0। तो यहां से भी तो वही आया, x1 इज 0 और x2 इज 0। इसलिए कि इसमें पिवट नहीं था। क्या नहीं था? पिवट नहीं था। भाई पिवट होता जब भी तो नॉन यूनिक सोल्यूशन आते हैं, इसमें तो पिवट है ही नहीं, लिहाजा सोल्यूशन क्या होगा? यूनिक। और यूनिक है तो वो पहले से पता है 0 0। अच्छा, एक बात और भी सुने, देयर यू गो, चलो ये लो, वो कहते हैं ना यू आस्क फॉर इट एंड इट इज देयर। क्या है सिस्टम इसका? बता रहा हो क्या है? ऑगमेंटेड 1 10 0 2 20 0। चलो करो एक ऑपरेशन जल्दी से। 1 1 1 10 0 और ये हो गया 0 0 0। मुबारक हो जो आप कह रहे थे कि अगर एक रो 0 हो गई। अच्छा, इस पे ना जाए, देखिए ये बड़ा खतरनाक है। एक रो 0 का मतलब ये नहीं है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। इमेजिन करो आपके पास 3 रोज थी, एक रो 0 हो गई और 2 नॉन 0 है, वेरिएबल 2 है, फिर भी यूनिक आएगा। तो ये कहना बड़ा खतरनाक जो आपने जहन में बिठा लिया है ना कि अगर एक रो 0 हो गई तो सिस्टम का इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा, ये होंगे। वो बेहतर है जो पहले कह रहे थे आप, अगर कोई फ्री वेरिएबल नहीं होगा सिस्टम में तो यूनिक होगा। ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है कि 0 रो का मतलब है फ्री वेरिएबल होगा, नहीं, इक्विवेलेंट नहीं है ये। किसका? नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? ये ओरिजिनल सिस्टम की जो मैंने लिखा है। हाँ, तो इसका तो 0 0 आ गया ना सोल्यूशन। इसलिए इसलिए देखें आप एक और भी सुन लें, ये बल्कि अच्छा सा एग्जांपल, इसमें तो कोई 0 रो नहीं थी लेकिन फिर भी सोल्यूशन क्या आ गया? यूनिक आ गया। इसलिए कि 0 रो होने या नोने से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक किससे? कि आखिर में फ्री वेरिएबल है या नहीं है। अगर फ्री वेरिएबल नहीं है तो होमोजीनियस का वो सोल्यूशन जो पहले से पता है बस वही होगा। कौन सा? 0 0। इस केस में क्या हुआ है? इस वाले में, ये जो ये वाला केस है, इसमें फ्री वेरिएबल आ गया ना। तो अब इसका मतलब है कि इसका जो सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो ये होगा ना, x1 माइनस 10 x2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x1 किसके बराबर आया? 10 x2। अब एक सोल्यूशन तो वही है, अगर मैं x2 को 0 करूं तो x1 भी 0 हो जाएगा, वो मैंने ऊपर लिखा। अब एक सोल्यूशन आप बताएं जो 0 0 के अलावा हो। तो भाई x2 फ्री है ना, इतना क्यों शर्मा रहे हो यार? x2 को 10 कर दो। अच्छा, x2 को 1 करना चाहिए, वरना वो चले। अब मैंने 10 लिख ही दिया है।
तो x1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया भाई, चले सब कुछ मिट गया, चलो अच्छा वो सब कुछ मिट गया। इसका जो सिस्टम था वो क्या बना था, 1 10 0 0 0 यही बना था ना, ठीक है। और फिर ये क्या हो गया था, x1 प्लस 10x2, बल्कि अच्छा वो पहले मिस्टेक कर रहे थे माइनस साइन की, ये है। और अब x1 जो है वो किसके बराबर हो गया, -10x2, ठीक है। अब एक सोल्यूशन तो वही है 0 0, x2 को 0। अब क्या करें, अगर मैं x2 को -1 करूं तो x1 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अगर मैं x2 को 5 कर दूं तो x1 क्या आ जाएगा, -50 आ जाएगा। और ये सारे जरा करके देख लें, ठीक है। 0 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 10 -1 करके देख लो, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, हो रही हैं। इसी तरीके से -50 और 5 को करके देख लें, ये भी हो रही है सेटिस्फाई, -50 एंड +5। इसका मतलब ये हुआ ax is equal to 0, system is homogeneous, there is a free variable, that means infinitely many solutions। जो मैंने इससे पहले एक एग्जांपल खुद से लिखी थी उसमें कोई फ्री वेरिएबल नहीं था। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ी ब्यूटी देखें आप, ये जो इतने सारे सोल्यूशन है ना, एक और बता दो, मैं जो बताने जा रहा हूँ जरा उसमें बात हो, एक और सोल्यूशन बता दो, और बताओ ना जल्दी है। ऐसा करो x2 को 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब x1 क्या आ जाएगा, -10। अब मेरा ये दावा है कि इतना सारा जो सोल्यूशन है ना, ये सिर्फ एक सोल्यूशन के मल्टीपल हैं। ये सारे सोल्यूशन जो है ना एक सोल्यूशन के मल्टीपल है, आप करके देख लें। -10 1 है ना, इसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा। इस सोल्यूशन को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा। यही तो होता है ना मल्टीपल। इस सोल्यूशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा, और इसको अगर 1 से करूं तो ये आ जाएगा। तो होमोजेनियस में बड़ी ब्यूटीफुल थ्योरी है क्या, कि अगर एक सोल्यूशन आ जाए ना उसके मल्टीपल भी सोल्यूशन होते हैं। यहीं पे ना रुके, आगे कहानी और भी चलेगी। आप मुझे ये बताओ कि क्या ये सोल्यूशन है सिस्टम का, अगर मैं इसको 6 कर दूं x2 को तो x1 क्या आ जाएगा, -60। जो मजे की बात है, अगर आप कोई से दो सोल्यूशन लेते हो ना उसका सम भी सोल्यूशन होता है। ये जो दो है ना इसका सम ये है, कोई से दो ले लो, -50 5 -10 1, इसका सम क्या है, माइनस, ये भी सोल्यूशन। डिफरेंस ले लोगे वो भी सोल्यूशन होगा। इसमें से ये माइनस करो जरा, -50 5 में से -10 1 कितना आएगा जल्दी बताओ, -40 एंड 4, ये भी सोल्यूशन है। तो हमने देखा होमोजेनियस कितना अच्छा बच्चा है कि अगर तो इसका होमोजेनियस सोल्यूशन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है 0 0, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, हाथ पांव बन गए। लेकिन अगर इसके अलावा कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो फिर आपके कहते हैं ना मौजा हो गई। कोई से दो सोल्यूशन उठाओ उसका सम भी सोल्यूशन होगा, कोई से दो उठा के डिफरेंस ले लो, और बल्कि कोई से दो उठाकर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आप बनाएंगे वो भी सोल्यूशन होगा। इस प्रॉपर्टीज को आगे जाके पढ़ेंगे, ये कहलाती है वेक्टर स्पेस। ऐसा कलेक्शन जो ये कुछ करे, मजीद 2 4 कंडीशनें और भी हैं, उसको क्या कहते हैं, वेक्टर स्पेस। ओके, अच्छा इसकी कहानी इतनी है, अब आगे सब जो है ना वो प्रैक्टिस है। कहानी किसकी कह रहा हूं मैं, ax इक्वल टू 0, बस यही कहानी है कि इसमें नो सोल्यूशन का मतलब, सॉरी नो सोल्यूशन तो होता ही नहीं है। एक सोल्यूशन का मतलब है 0 0, वो कब होगा, जब कोई फ्री वेरिएबल ना हो, और अगर फ्री वेरिएबल आ गया तो फिर इन्फिनिटली मेनी, फिर वो सब कुछ भी होगा कि कोई से दो ले लो, सम भी सोल्यूशन होगा, डिफरेंस भी सोल्यूशन होगा, और एक को 100 से मल्टीप्लाई करो दूसरे को 1000 से ऐड करो, ये भी सोल्यूशन है। ओके जी, राइट। तो ये वही जोर देने के लिए ये वाले जुमला, ये वाला होमोजेनियस इक्विसिस्टम ऑलवेज हैज द ट्रिवियल। अच्छा, ये जो जीरो सोल्यूशन है ना इसको एक नाम और भी दिया जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रिवियल सोल्यूशन। और वो जो भी हमने लिखे थे ना नॉन जीरो, उसको कहा जाता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, जीरो सोल्यूशन कह लो या ट्रिवियल कह लो, बात है। और अगर एक भी कंपोनेंट नॉन जीरो है तो वो नॉन ट्रिवियल में चला जाता है। ओके,
चलें, ये पेज 1 हो गया पूरा। ये पेज 1 पे अभी तक बैठ गए। जी क्या फरमाया आपने? देखें, मैं आपको बताऊं, एक मिनट जरा इसको क्लीन कर लें हम। देखें, आपके दिल में अभी भी शक आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? ax = 0, यही तो है क्या होमोजीनियस? तो अगर मैं x की जगह 0 ले लूं तो अभी तक आपको नहीं आ रहा कि a टाइम्स 0 क्या होता है? 0। तो हर होमोजीनियस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, भले a के अंदर 50 रो हो और 80 कॉलम हो, ट्रिवियल हमेशा होगा। नॉन ट्रिवियल के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? ये देखने के लिए, क्या देखने के लिए कि फ्री वेरिएबल है या नहीं है, ठीक है? ऑलराइट, ओके जी। तो चलें, वही मैंने कहा था ना कि थ्योरी खत्म होगी पहले पेज पे, बाकी सब क्या है, उसकी एग्जाम्पल्स हैं और उसको देखने के डिफरेंट एंगल्स हैं, राइट? ठीक है। अब जैसे ये वाला सिस्टम है, ये मेरा ख्याल वही है, पुराना वाला ही है, कोई नया नहीं है, वही सिस्टम है। हमने जो काम पहले कर लिया वो अब कर रहा है। ये आ गया कंसिस्टेंट सिस्टम विद फ्री वेरिएबल्स। देखिए, इसने कहीं नाम नहीं लिया, कौन सा? 0 रोज वाला, इसलिए कि वो डेंजरस होता है, राइट? ठीक है। ऐसे भी सिस्टम है कि 0 रोज होते हुए भी उनका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं आता, ठीक है? ऑलराइट, इन्फिनिटी मेनी होमोजेनियस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, क्या लिखूं? फ्री वेरिएबल्स। फ्री वेरिएबल्स। अच्छा, एक और भी मसला, बाज लोग पता क्या कहते हैं, वो जरा सुनना, गौर से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है। वो कहते हैं सर, आप ये जो होमोजेनियस है, आप इसके साथ ये क्यों लिख रहे हैं 0 0? आप क्यों अपना और हमारा टाइम जाएगा? हमें पता है ये बेचारा 0 है, इस पे जितने भी ऑपरेशन करें वो 0 ही रहेगा। चले, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता हूं, मैं नहीं लिखता, नहीं लिखूं, इसके बाद क्या होगा इसका असर, जल्दी बताओ। 1 1 0 0, यही होगा ना? फर्ज कर लें आप भूल गए कि होमोजेनियस है, आप तो कहेंगे इसका मतलब ये है कि x1 = 1, इसलिए कि आप इसको राइट हैंड साइड ले लोगे ना। तो ये तो गलती है, इसलिए कि राइट हैंड साइड तो वो है जो आपने लिखा नहीं था, जो आप बड़े मतलब तुर्रम खां बन रहे थे कि हमेशा 0 रहेगा। तो अगर आप ये काम कर रहे हो ना कि 0 छोड़ दो, तो ख्याल रखना कि जो एंड में बचेगा वो राइट हैंड साइड नहीं है, वो सब एक एक कॉलम है, राइट हैंड साइड आपको दोबारा लाना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट को मशवरा देता हूँ कि कोई जरूरत नहीं है होशियार बनने की, 0 कॉलम को आप रखें, अनलेस कि आप सुपर विजिलेंट हैं, आप नहीं रख रहे और बाद में आप उसको क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर तो ठीक है, लेकिन आधा तीसर आधा बटे गड़बड़ हो जाएगी। आपने नहीं रखा और फिर आपने आखिर में जो आखिरी कॉलम था उसको आपने बी कॉलम मान लिया, फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ओके जी, तो कहाँ चले जी? पेज नंबर 3 पे चलते हैं जी। पेज 3, ओके। अच्छा, जैसे मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि कुछ भी नया नहीं है, बस प्रैक्टिस है। ये सिस्टम क्या है जो ऊपर लिखा हुआ है, होमोजीनियस है ना? 3 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस, ठीक है? एक सोल्यूशन हमेशा है, कौन सा जल्दी बताओ? 0 0। हम किसकी तलाश में हैं? और वो इसमें होगा। अच्छा, ये भी बता दो कि बगैर देखे वाले कैसे कह दिए कि इसमें नॉन ट्रिवियल होगा? इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा, नहीं, वो टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें ना, ज्यादा से ज्यादा 2 पिवट्स होंगे ना। इसका मतलब है कम से कम एक फ्री वेरिएबल तो है भाई, एक हो, 2 हो, अगर फ्री है तो वो फ्री है, फिर सिस्टम के क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन। तो ये तो हमें पता है कि ये इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, लेकिन हम उन सोल्यूशन को एक मतलब मालूम करना चाह रहे हैं, एक फार्मूला देना चाह रहे हैं जिससे वो सोल्यूशन निकलेंगे, इसके लिए हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसने भी वही 0 0 रो लिखी हुई है, राइट? कॉलम लिखा हुआ है 0 0, ठीक है? इधर से इधर आ गए, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना यार। सिंपल, हमने क्या किया, पहली रो को किससे किया है? 2 से डिवाइड किया है। फिर ये कैसे किया, इसका -4 टाइम्स इसमें ऐड किया है तो ये आ गया, ठीक है?
फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया, फिर उसको ऊपर किया होगा तो ये 0 हो गया। तो मतलब ये ऑपरेशन जो है ना बहुत क्लियर है। अपने जहन में बस ये रखेंगे, छोड़ दें क्या होमोजीनियस नॉन होमोजेनियस, हमने क्या करना है, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, जब तक के इकोलन फॉर्म ना आ जाए। ये आ गई ना इकोलन फॉर्म हमारी, ये वाली इकोलन फॉर्म आ गई। अब इसकी मदद से हमने क्या लिखना है, सिस्टम का सोल्यूशन लिखना है। तो पहली इक्वेशन क्या कह रही है भाई, मेरा ख्याल ऐसा करते हैं, देखो इस तरह करते हैं कि बजाय यहां आने के ना पहले हम इनका इक्वेशन वर्जन लिखते हैं ताकि आसानी हो। तो पहले का इक्वेशन वर्जन आपने खुद ही बता दिया, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, और दूसरे का इक्विवेलेंट वर्जन क्या आएगा, x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो हो गया x3 इज 0, और x1 क्या हो गया माइनस 2x2, और जो पिवट कॉलम का वेरिएबल होता है वो फ्री वेरिएबल कहलाता है। तो पिवट कॉलम तो यहाँ पे 1 और 3 है ना, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, x2 इज फ्री लिख दिया। अब इसको एक खास अंदाज में लिखेंगे, वो खास अंदाज में कैसे लिखेंगे, फर्ज कर लें ये सोल्यूशन है इसका होमोजीनियस का। तो अब हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 को इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स लिखेंगे, और जो फ्री वेरिएबल्स होगा उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। देखें x2 फ्री है ना, तो x2 तो एज इट इज कॉपी हो गया, इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन x1 ऊपर से किसके बराबर है, -2x2, ये आ गया, और x3 क्या है, 0 है। उसके बाद अगर आप गौर करें, इसमें खास ब्यूटी है, ये जो फ्री वेरिएबल था ये हर जगह है, तीनों में है। देखें 0 का मतलब भी तो यही है, 0 इंटू x2, तो आप x2 को कॉमन ले लें, बाकी क्या बचा, -210। असल में ये जो सोल्यूशन है ना x2v, वेयर दिस इज v, ये जो है ना ये हमारा क्या है v, ये क्या कर रहा है, तमाम सोल्यूशन को रिप्रेजेंट्स कर रहा है। अगर फर्स्ट कर ले मैं x2 को 0 ले लूं तो कौन सा सोल्यूशन आएगा, ये वही जो पुराना दोस्त है हमारा 0 0 0। अच्छा अगर मैं x2 को 1 ले लूं तो क्या सोल्यूशन आएगा, -2। अच्छा अगर मैं x2 को 3 ले लूं तो वो जो मैंने पहले कमेंट दिया था ना कि अगर कोई सोल्यूशन है तो उसका मल्टीपल भी होगा, वो असल में इसी बेसिस पे दिया था कि मुझे पता था कि अगर सिस्टम एक फ्री वेरिएबल होगा ना तो एवरीथिंग विल बी ए लीनियर फंक्शन ऑफ दैट फ्री वेरिएबल। तो अगर आप एक वैल्यू देकर निकालते हैं सोल्यूशन, फिर दूसरी देकर निकालते हैं, अगर दूसरी जो है पहली का मल्टीपल हो तो दूसरा सोल्यूशन पहले का क्या हो जाएगा, मल्टीपल। अच्छा यही काफी नहीं है, आप इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करो क्या आएगा, ये भी सोल्यूशन है, ये कौन से x2 से आया है, 4 से आया है। ये क्लियर हो गया ना। चलिए एक और काम करते हैं यार, हम ऐसा करते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जल्दी से बताओ नया आंसर क्या आया, -36 आ गया ना। दूसरा क्या आया, 18 आया, 0 आया। ये वही तो सोल्यूशन है अगर मैं x2 को 18 ले लूं। असल में आपको मैं कन्विंस करना चाह रहा हूँ कि होमोजेनियस इज सो ब्यूटीफुल कि अगर एक सोल्यूशन है तो उसका मल्टीपल भी है, दो हैं तो उनका सम भी है, माइनस भी है, लीनियर कॉम्बिनेशन भी है। यही चीज क्या कहलाती है, वेक्टर स्पेस, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में। ओके जी, चलिए साहब अब एक काम करते हैं, मेरे ख्याल है अगले पेज पे जो है ना इसने ये काम किया है जो मैं यही कर लेता हूँ। इसने ये कहा है कि जब ये सोल्यूशन आ गया, ये वाला सोल्यूशन x इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और लेट्स से कि ये मेरा v है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 3 डायमेंशनल स्पेस में जाऊं तो एक सोल्यूशन तो है ना मेरा 0 0, वो तो सबको पता है। दूसरा सोल्यूशन ये -210, -210 का मतलब पता है क्या होगा, अगर फर्स्ट कर लें ये x1 एक्सिस है और ये x2 है और ये x3 है, तो इस पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे, -210। आप 2 यूनिट इधर जाओगे ना -2, फिर 1 यूनिट इधर जाओगे, फिर कहीं नहीं जाओगे इसलिए कि x3 0 है, तो दूसरा सोल्यूशन ये आ गया। अब मजे की बात है कि अगर आप इसकी लाइन बना लें, क्या हो गया,
लाइन बना लें तो इसका हर पॉइंट, जी इसलिए कि सारे पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, v को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं, राइट। तो ये जो है ना, ये कहलाता है द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम विद वन फ्री वेरिएबल। और ये लाइन हमेशा कहां से पास करेगी, ओरिजिन से, इसलिए कि एक सोल्यूशन तो हमें पहले से पता है ना 0 0, और दूसरा क्या होगा, वो x3 को नॉन जीरो वैल्यू देने से, आमतौर पे फिर x3 को क्या देते हैं 1। ये जो v आया है ना जनरल सेटअप में, ये मैं कहता हूँ ये जनरल सेटअप है मेरा, दिस इज माय जनरल सेटअप। तो अगर मैं x2 को 1 कर दूंगा ना, तो मेरा v क्या बन जाएगा, वो भी एक सोल्यूशन बन जाएगा। ओके, तो ये है कहानी इसकी, होमोजेनियस वन फ्री वेरिएबल, you will always have a line passing through the origin। जी क्या चीज, solution space of homogeneous system with one free variable, it is always a line। ठीक है, अच्छा लाइन 2 डायमेंशन में भी बन सकती है, 3 में भी, 4 में भी। यहाँ कहाँ बनी है, 3 डायमेंशन में बनी है लाइन। ठीक है, 3 डायमेंशन में लाइन बनी है। ओके, अगेन जो मैंने पहले बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, अब क्या है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के साथ एक और फ्लेवर भी है, कौन सा फ्लेवर है, अच्छा ये तो वही पिक्चर है जो मैंने बनाई थी। ठीक है, वही पिक्चर है जो भी आपके सामने पेश की थी ना, इधर थोड़ा अच्छा सा स्केल विस्केल रख के बनाइए। सोल्यूशन सेट, अच्छा अब ये देखें एक और, अब इसमें एक और मजे का ट्विस्ट आया है। स्पैन का मतलब यही होता है ना, एक वेक्टर उस वेक्टर के ऑल मल्टीपल्स। तो अब हमने क्या कहा, होमोजेनियस के सोल्यूशन में पुरानी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर ली, स्पैन वाली। ठीक है, हमने अभी पिछले पेज में ये लिखा है ना कि सोल्यूशन इस किस्म के हैं x2v फॉर ऑल x2, x2 कुछ भी हो, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि v के ऑल मल्टीपल, और उसी को तो हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पैन v। और आगे क्या लिखा हुआ है, लाइन थ्रू जीरो इन r3, ये वही वाली लाइन है। ठीक है, चलें आगे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन याद रखिएगा कि ये शक्ल सिर्फ और सिर्फ जब बनेगी जब कितने फ्री वेरिएबल होंगे, एक। अगर 2 फ्री वेरिएबल है तो कहानी कुछ और हो जाएगी, 3 फ्री वेरिएबल है तो कुछ और कहानी में नया मोड़ आएगा ना। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, पेज नंबर 5 पे चलते हैं। ओके, अब देखें यहाँ पे आ गया ना कहानी का मोड़। अब ये कहता है यार आपको आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, कंसीडर द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। ठीक है, देखें पिछली जो एक्सरसाइज थी ना, उसमें हमने यहाँ पे 0 0 रखा हुआ था। यानी दूसरे लफ्जों में अब पता क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि साहब जरा सोचें, हमने कहानी तो यहां से शुरू की थी ना कि एक सिस्टम होता है ax इक्वल टू b, फिर हमने कहा एक दूसरा सिस्टम होता है, फिर हम अपने सारा जोर इस पर दिया कि ये कैसे सॉल्व होता है। अब ये वापस चला गया, इसको पुरानी यादें आने लगी। ax इक्वल टू b, तो अब ये कह रहा है कि चलें ax इक्वल टू 0 माना कि बड़ा अच्छा है, होमोजीनियस कहलाता है, ऑलवेज सोल्यूशन होता है। अब कहता है कि चलो अगर मैं a को सेम रखूं तो कैन वी कंपेयर टू सिस्टम, दोनों ए से बने हैं, एक होमोजीनियस है दूसरा इनहोमोजीनियस है, तो इसमें बड़ा एक रिलेशन होता है, इसलिए बात कर रहा है। तो हमने ax 0 तो कर लिया ना पिछले केस में, पिछले पेज पे, वो ओरिजिन से एक लाइन है। अब हम क्या कर रहे हैं, वही a उठा रहे हैं, लेकिन b 0 नहीं है, एक नॉन जीरो है। कौन सा जीरो है, b है यहाँ पे 0 4। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, चलें मेरे साथ साथ चलिएगा। ये तो हो गया ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सही है। इस पे आपने एक ऑपरेशन किया, कौन सा ऑपरेशन था भी, जरा ऑपरेशन भी बता दो। नहीं जरा टेक्निकल बात करते हैं दोबारा। R2 इज इक्वल टू R2 -2R1 भाई। R1 को, अच्छा नहीं, आई थिंक यू आर राइट। बेसिकली जो है ना, ये ऑपरेशन करने से ये नहीं आएगा, आई एग्री, ये ऑपरेशन करने से ये आएगा 2 4 -6 0, नीचे वाला 0 हो जाएगा, मैं उस पर जोर दे रहा था, 0 और 0, वो क्या हो जाएगा भाई, ये 2 4, ये आएगा।
उसके बाद जाहिर है कि ये 1 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 2 की मदद से आप इनको 0 कर देंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई, ये बेसिकली 2-3 ऑपरेशन के बाद आ जाएगा। चलिए किस्सा मुख्तसर छोड़े यहाँ, 2-3 ऑपरेशन के बाद आप वहां पहुंच जाएंगे। मैं खाली ऑपरेशन क्लीन अप, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ ना, ये तो कह रहा है ना, कहने दो, आप इसकी मुझे इक्वेशन वर्जन बताएं दोनों का। पहले का इक्वेशन वर्जन क्या है? x1 नहीं, सिर्फ ये लिखेंगे x1 + 2x2 = 6, और तीसरे वाले क्या लिखेंगे? x3 = 2। अच्छा जी, अब हम इसको जो है ना इस तरीके से लिख देते हैं, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि इसमें फ्री वेरिएबल कौन सा है? x2, x2 फ्री, तो x3 तो 2 ही होगा ना, इसको तो 2 रख देते हैं, सही है ना? जो कांस्टेंट है, और x2 तो x2 ही रहेगा, इसको भी यही रखने देते हैं। लेकिन x1 क्या हो जाएगा? 6 - 2x2। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, अब जरा मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे ना, ax = 0 को, सेम a के साथ, तो उसमें ना 2 आया था ना 6 आया था, इसलिए कि वो 0 था ना राइट हैंड साइड। ये तो 6 2 किस लिए आए हैं कि अब राइट हैंड साइड क्या है? नॉन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि पहले डायरेक्ट x2 कॉमन चला गया था। नहीं, पहले ही आया था ना सोल्यूशन, -2x2 x2 एंड 0, यही आया था ना। तो आपने इसमें से क्या किया था? डायरेक्ट x2 कॉमन ले लिया था। यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, लेकिन एक काम तो कर सकते हो ना। वो कहते हैं कि साहब कांस्टेंट चीज अलग रख लो, होमोजीनियस टाइप अलग रख लो। तो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है? इसमें यही तो है, 6 0 2, ये 6 ये वाला है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, 0 आ गया, ये 2 आ गया। अब जब हम x2 की बात करते हैं, तो चूंकि यहाँ पे कोई x2 नहीं था, तो ये 0 आ गया। या मेरा ख्याल करता मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, आप इसको इस तरह से लिखें, 6 0 2, और दूसरे में ये लिखें आप -2x2 x2 एंड 0, इस तरह से लिखें आप। यानी कांस्टेंट अलग कर लें और वेरिएबल अलग, लेकिन डायमेंशन का ख्याल रखें। कांस्टेंट का ये मतलब नहीं है कि वहां से 6 2 निकाल के बैठ जाएं, वो भाई 6 2 नहीं, 6 0 2। और वेरिएबल का मतलब ये नहीं है कि -2x2 x2 नहीं, -2x2 x2 एंड 0। जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे ना, अब यहाँ से आप x2 कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर लूं, तो आप अच्छी तरह समझ गए ना ये क्या हो रहा है। जब भी आप होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करोगे ना भाईजान, आप चाहो ना चाहो, उसमें दोबारा से कहता हूं, जब भी आप इनहोमोजीनियस को सॉल्व करोगे ना, ax = b, तो इसके सोल्यूशन में आप चाहें ना चाहें होमोजीनियस सोल्यूशन आएगा। ये असल में वही तो है, ये वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? होमोजीनियस, पिछले पेज पे देख लो। और इनहोमोजीनियस कैसे बना? वो जो होमोजीनियस था ना, उसमें एक खास वेक्टर ऐड करने से बना है। अच्छा, अब एक और भी सुन लें बात, ये जो खास वेक्टर है, ये इतना खास है, आप यहाँ रख के देखो, फिर समझ में आएगा इसकी खासियत। यहाँ पे 6 रखो, और यहाँ पे क्या रखो? 0, और यहाँ पे क्या रखो? 2। जरा देखो क्या कर रहा है ये पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है ना। 12 - 12 0, दूसरे को भी कर रहा है 24। एक मिनट, ये क्या हुआ? हाँ, वो भी कर रहा है ना, 24 - 20 = 4। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वही हुआ जो मैं कह रहा हूँ कि जब भी होमोजेनियस, अच्छा ये वाले जो सोल्यूशन है ना 602, आप जरा गौर करें, ये जो है ना p + x2v, ये क्या है? ये ऑल सोल्यूशन है किसके? इनहोमोजेनियस के है ना, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x2। तो जब आप x2 को 0 करोगे, तो p जो है वो भी तो सोल्यूशन होगा ना। लेकिन अगर आप x2 को 1 करोगे, p भी सोल्यूशन है, p + v भी सोल्यूशन है, p + 2v भी सोल्यूशन है, एंड सो ऑन। समझ रहे हैं ना सब कहां से आ रहे हैं? x2 को डिफरेंट वैल्यू से। लेकिन असल बात यह है कि ये सारे के सारे जो सोल्यूशन आप कर रहे हो ना, इसमें v इन्वॉल्व है, और वो v क्या था? होमोजेनियस का सोल्यूशन। v यहां भी इन्वॉल्व है, आपको नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? कि p का मतलब है p 0 टाइम्स v। क्या कर रहे हैं इस पेज पे? बताएं, कोई समराइज करेगा व्हाट वी आर डूइंग हियर? हम दो सोल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं, एक होमोजेनियस एक इनहोमोजेनियस। लेकिन इसमें एक खास बात हम कर रहे हैं,
खास बात यह है कि इसकी तो गारंटी होती है कि हमेशा सोल्यूशन होगा, इसकी तो गारंटी नहीं है, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता। सही है ना? तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं यार? हमें ये कहना चाहिए कि अगर ax इजिकल टू बी कभी सोल्यूशन है, फिर रिलेशन जो है ना इस किस्म का बनेगा दोनों में। लेकिन अगर ax इजिकल टू बी का सोल्यूशन ही नहीं है तो होमोजीनियस का तो फिर भी होगा, है ना? तो फिर इस किस्म का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, दोबारा से समराइज, ax इजिकल टू बी क्या है ये? इनहोमोजीनियस। ax इजिकल टू 0 क्या है ये? होमोजीनियस। ए क्या है? सेम है। इसका सोल्यूशन हमेशा होगा, इसका कोई जरूरी नहीं है। अगर नहीं है तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, लेकिन अगर है तो फिर दोनों आपस में क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। कैसे रिलेटेड होंगे? इनहोमोजीनियस के सोल्यूशन में एक खास किस्म का सोल्यूशन आएगा जिसका नाम है पी, और उसमें अगर आप होमोजीनियस के सोल्यूशन डाल देंगे तो ऑल सोल्यूशन आ जाएंगे। तो आपकी समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? ये जो है ना ऑल सोल्यूशन है, इसलिए कि इसमें x2 इन्वॉल्व है ना। और ये क्या है? खास, पर्टिकुलर। तो ये आगे थ्योरम में भी आएगा, तो परेशान नहीं होना। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, एक सिस्टम है कौन सा है? इनहोमोजीनियस। दूसरा क्या है? होमोजीनियस। जरूरी नहीं है कि इनहोमोजीनियस का सोल्यूशन हो, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं करेगा। अगर इसका भी सोल्यूशन है और इसका भी है तो फिर हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कि होमोजीनियस का सोल्यूशन इनहोमोजीनियस में क्या होता है? बिल्ट इन होता है। क्या होता है? बिल्ट इन होता है। ओके, 5 नंबर। ओके जी। अच्छा, अब एक और कहानी है, जरा दोबारा चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। चलो भाई, ये वाला जो चीज है, अगर इसको ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे? आपको याद है ना, आपने पहले ये ड्रॉ किया था ना, x इजिकल टू x2 ही ड्रॉ किया था ना, किया था ना ड्रॉ, तो वो ये आया था। अब इसको ड्रॉ करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि जब आपने ये वाला पार्ट ड्रॉ कर लिया है ना, तो ये तो p जो है ना, ये तो फिर ये जो वाला सोल्यूशन है होमोजेनियस, ये p यूनिट p वेक्टर में डिस्प्ले हो गया, राइट? तो आप इसको इसके पैरेलल ले जाएं, वेयर दिस वेक्टर इज p। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों का आ जाएगा। तो जब भी किसी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की बात होगी ना फ्यूचर में, हम हमेशा क्या करेंगे? होमोजीनियस का ड्रा कर लेंगे, बहुत आसान होगा, इसलिए कि उसमें एक पॉइंट तो 0 0 होगा, एक v होगा। और फिर इनहोमोजीनियस क्या होगा? वो जो p है ना, उस p वेक्टर को बनाएंगे। ये p पता बना कैसे? ये वाला, ये इस तरीके से बनाए, पहले मैं 6 यूनिट गया हूँ x1 एक्सिस में, नो मूवमेंट अलोंग x2, 2 मूवमेंट्स अलोंग x3, फिर वो एक वेक्टर बन गया होगा। फिर इसको उठा के जो है ना, मैंने इसको उठा के जो है ना आगे ले गया हूँ मैं सीधा सीधा। ठीक है, ये किया है बस मैंने। एक मिनट में बताता हूँ क्या होगा। मेरा ख्याल है अब इसका ऑफिशियल वर्जन देख लेते हैं ना। 5, ये 6 और ये, हाँ ये आ गया ना। असल में ये जो है ना, ये वाला कहाँ चला गया ना, ये जो है ना, ये असल में p है। ये क्या है? इस तरह से लिख लेते हैं ना, ये है ax इज इक्वल टू 0, ये वाला क्या है? ax इज इक्वल टू b। इसका ये तो मैंने सिस्टम लिखा है ना, इसका सोल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू x2v, यही था ना। और इसका क्या था? x इज इक्वल टू p प्लस x2v। तो ये वाला जो p है ना, वो ये है। हो सकता है ये भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ क्या करना है? p को ड्रॉ करना है ना। एक पॉइंट ड्रॉ करने में क्या लगता है यार? क्या लगता है ड्रॉ करने में? जैसे यहाँ पे p क्या था, जरा देख के बताओ, मेरे पास नहीं, जल्दी से p बताओ क्या था? 602 था ना। तो इसने पता क्या किया होगा? x1 यूनिट में 6 यूनिट चला होगा, बल्कि आ गया ना, x2 में कोई नहीं होगा 0, x3 में 2, तो ये पहुंच गया ना।
बस ये हो गया P। उसके बाद जब P बन गया ना तो फिर आपने इसको क्या करना है, इसको पैरेलल लेके जाना है जहां तक कि ये P से पास ना हो जाए। दिस इज दी वन, ठीक है। तो ये आ गया ना पैरेलल सॉल्यूशन ऑफ Ax इज इक्वल टू 0 एंड Ax इज इक्वल टू B। इसके लिए मैं फिर जोर दूंगा कि सबसे पहले आप होमोजेनियस का ग्राफ बनाएंगे, लाइन बनाएंगे एक फ्री वेरिएबल के केस में। अच्छा ये नहीं हो सकता कि होमोजेनियस में एक फ्री वेरिएबल और नॉन होमोजेनियस में दो नहीं सेम होगा? कोई इसका रीजन बता सकता है मुझे कि Ax इज इक्वल टू 0 और Ax इज इक्वल टू B में फ्री वेरिएबल सेम होंगे? उसका वजह ये है कि फ्री वेरिएबल जो होता है ना ये एक ही प्रॉपर्टी होते हैं, बी का इसमें कोई रोल नहीं होता। बी सिर्फ क्या रोल प्ले करता है? नहीं, एक तो ये कि होमोजीनियस अगर 0 हो जाए, दूसरा ये है कि ये कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट को डील करता है। लेकिन फ्री वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? ए होता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि दोनों में फ्री वेरिएबल सेम होंगे, लिहाजा ये वाला जो पार्ट है ना ये हमने निकाला किसके लिए था? होमोजीनियस के लिए। लेकिन ये किस में होगा? इन होमोजीनियस में भी बिल्ट इन होगा, राइट? ठीक है। तो अगर आपने इन होमोजीनियस का ग्राफ बनाना है तो लाजमन पहले किसका बनाना पड़ेगा? होमोजीनियस। और फिर वो उसको आप पी यूनिट्स या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी जो है उसको पैरेलली डिस्प्ले कर देंगे। ओके, ये हो गया हमारा नंबर 6। नाउ वी गो टू नंबर 7। अच्छा 7 वही है जो मैं भी बहुत पहले से कहता आया हूं आपको। क्या कहता आया हूं? रीकैप। वही कर रहा है रीकैप। पहले आप क्या कर रहे हो भाई, इसको सॉल्व कर लो Ax इज इक्वल टू 0 को, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व कर लो तो इसमें क्या होगा कि ये वाली चीज जो है वो क्या आएगी? कॉमन आएगी, ठीक है। और ये भी वही चीज है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या होगी? पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P पैरेलल टू V। अच्छा ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसमें पैरामीटर क्या है? x2। पैरामीटर वो होता है ना जो डिफरेंट वैल्यू से आपको डिफरेंट सोल्यूशन दे। यहां पे भी वही है पैरामीटर। अगर आपने वो पिक्चर ड्रॉ की थी ना, मैं दोबारा से बता देता हूं। हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास एक सोल्यूशन आया था ना V, इसी के सारे मल्टीपल थे ना, वो x2 से आ रहे थे, पैरामीट्रिक हो गया। ये भी वही काम हो रहा है। इसका अगर आपने कोई सोल्यूशन लेना है ना तो पहले आप ये लेंगे और उसको P यूनिट्स आगे बढ़ा देंगे एंड सो। ठीक है जी। हाँ क्या था नंबर 7? अच्छा जी। ओके, अब ये वही अब मतलब मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि ये अब सिर्फ क्या हो रहा है, कंसेप्ट तो पहले ही एक पेज में खत्म हो गया था, अब ये कहानियां जो है वो रिपीट कर रहा है। अच्छा सॉरी, ऊपर नजर नहीं आ रहा आपको। ओके राइट। तो अच्छा ये बता सकते हैं ये जो दो लाइनें बनी है इसमें कौन सा होमोजेनियस सोल्यूशन है और कौन सा नॉन होमोजेनियस? हाँ इसमें नजर नहीं आ रहा है, इसमें इसने वो नहीं दिया ना x1 x2 x3, तो जो भी ओरिजिन से पास करेगा वो होमोजेनियस होगा। लेट्स से कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये यहाँ से जो है ना हमारा वो पास हो रहा है क्या सिस्टम, तो फिर बस ये वाला होमोजेनियस हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया? नॉन होमोजेनियस हो गया, ठीक है। अच्छा ये थ्योरम वही है जो मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दी थी। क्या वार्निंग दे दी थी? कि एक Ax इजिकल टू B है और एक Ax इजिकल टू 0 है, दो सिस्टम है ना। जरूरी नहीं है कि Ax B जो है वो कंसिस्टेंट हो, लेकिन अगर कंसिस्टेंट है, देखिए इसलिए लिखा सपोज इज कंसिस्टेंट फॉर सम B, तो फिर क्या आएगा कि फिर आपके पास ये जो W है ना, ये इसने इसका सोल्यूशन बताया है, किसका? Ax इजिकल टू B का। तो कहता है ये सोल्यूशन क्या होगा? एक खास सोल्यूशन होगा प्लस होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन होगा। अब ये जो खास सोल्यूशन है ना P, ये लिखा हुआ है ना, कहाँ P की डिस्क्रिप्शन दी है, लेट P बी ए सोल्यूशन। वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो P पता कैसे आ जाएगा? कैसे आएगा P भाई? इसको सॉल्व करोगे ना, ए बी को रख के सॉल्व करोगे, तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा। इसका जो सोल्यूशन है जिसमें फ्री वेरिएबल्स का ना हो, मतलब हर एक में फ्री भी होगा कांस्टेंट भी होगा, तो कांस्टेंट वाली चीजें निकाल लोगे वो क्या बन जाए? P बन जाएगा, ये वाला P। लेकिन इसकी एक थ्योरेटिकल भी इंपॉर्टेंस है।
थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपसे कोई चेक करे ना कि आपको कितनी ग्रास्प है, तो वो पता क्या कहेगा, वो कहेगा, वो फिर ये नहीं कहेगा कि आपसे सिस्टम सॉल्व, वो कहेगा मैं आपको देता हूं कि दिस इज द पी विच इज ए सोल्यूशन ऑफ इनहोमोजेनियस खास पी। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि वाकई है कि नहीं। अच्छा, उससे दोनों काम हो जाएंगे। क्या दोनों काम हो जाएंगे, कि वो पी है या नहीं। अगर वो पी सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी ना, कौन सी, कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कौन सा, एक्स इजिकल टू बी। फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन लिखने में भी आसानी होगी, फिर आप उसको छोड़ दें, किसको, इनहोमोजेनियस को। आप सिर्फ क्या करें, होमोजेनियस को हल कर लें, और ये होमोजेनियस का सोल्यूशन है वी एच, ये उसी किस्म की चीज होगी ना, सिस्टम की एक्स टू टाइम्स वी, और उसमें उठा के क्या ऐड कर दें, पी ऐड कर दिए, तो यू गेट द सोल्यूशन। इसकी थ्योरेटिकल भी मीनिंग है और प्रैक्टिकल मीनिंग तो बहुत आसान है, पी खुदा खुद आ जाता है। वो पार्ट होता है जिसमें कोई वेरिएबिलिटी ना हो। तो ये है जनाब अली थ्योरम। अच्छा जी, कितने पेज थे यार इसमें, एक और पेज भी है या नहीं, एक पेज रहता है, कौन सा पेज है भाई वो, अच्छा नहीं 9 भी है ना, नहीं ये भी तो अभी हमने नहीं किया, हमने इसको कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, ये हो जाएगा बहुत आसानी से, सारा काम तो हम कर चुके हैं। अब ये सिर्फ क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, राइट, ठीक है। जी जनाब, क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, बताओ जल्दी से। इसमें ये हो रहा है, देखें, इसमें एक ये इक्वेशन है और एक ये है। हो गया भाई, सिस्टम बड़ा स्लो हो गया क्या, देर में आ रहा है। तो इसमें जो होमोजीनियस है ना, उसमें भी एक ही इक्वेशन है, और जाहिर है इन होमोजीनियस में भी एक ही इक्वेशन होगी। अच्छा, इसको जरा सॉल्व करना वरना छोड़ दें। आप सिर्फ ये बताएं, कैलकुलस 1 में पढ़े आपने, प्लेन्स वगैरह 3 डायमेंशन में नहीं पढ़े? अच्छा, अभी कैलकुलस पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कैलकुलस कहाँ पढ़ोगे यार, मेरे ख्याल पढ़ा है बाद लोगों ने। देखें, आपके पास 3 वेरिएबल्स में जो इक्वेशन होती है ना, वो हमेशा प्लेन होती है। तो इसमें एक प्लेन जो है, ये वाला प्लेन हमें वैसे भी पता है, हम कुछ करें ना करें, इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये वाला प्लेन होगा, दिस प्लेन जो यहां से पास कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आती है कि होमोजेनियस का तो हमेशा सोल्यूशन है 0 0। आप ये बताइए कि ये इनहोमोजेनियस है ना, आप इसको इस तरह से सोचें, ऊपर वाला ये है ax इज इक्वल टू 0, नीचे वाला क्या है, ax इज इक्वल टू b। अच्छा, अब हमेशा कहते हैं कि साहब ax इज इक्वल टू 0 इसका तो सोल्यूशन होगा, ax इज इक्वल टू b पता नहीं है या नहीं है, लेकिन इस केस में आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से कि सोल्यूशन है या नहीं। देखें, एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ कि आसान सवालात स्टूडेंट के मुश्किल से समझ में आते हैं। इसमें कुछ है ही नहीं यार, एक ही रो है, राइट, और वेरिएबल कितने हैं, 3 है, तो 2 वेरिएबल क्या होंगे, 3 होंगे ना, तो ये इसका कंसिस्टेंट है, राइट। तो अगर आपने सोल्यूशन निकालना भी है, तो ये देखो ये क्या हो रहा है, ये होमोजेनियस है ना, ठीक है, और ये वाला जो सोल्यूशन है ये किसका है, होमोजेनियस का आया ना, कैसे आया जरा बताओ जल्दी से। इस पे एक रो ऑपरेशन करो फटाफट, 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 1 -2 -2 0। तो इसका मतलब है क्या हो गया, इसकी इक्वेशन वर्जन क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 2x3। इसका मतलब x2 x3 क्या हो गए, फ्री हो गए। और आपको पता है कि जो फ्री होते हैं, मतलब ये तो असल में एक और चीज भी है ना, इसने पूरा नहीं लिखा, v किसके बराबर है, x1 x2 एंड x3, ठीक है ना। तो जो फ्री है वो तो एज इट इज लिख दिए ना, और जो नॉन फ्री है वो इन टर्म्स ऑफ फ्री लिख दिया। यहां से अब आप कॉमन निकाल लें, यहाँ पे क्या लिखूं जरा जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, x2 के साथ क्या चल रहा है कॉमन, नहीं सॉरी x2 कॉमन है ना, और यहाँ पे क्या कॉमन है, असल में ये वाला जो पॉइंट्स है ना, ये वाला जो पॉइंट्स है,
ये जो प्लेन है, ये असल में अगर आप यहाँ पे x2 और x3 को डिफरेंट वैल्यूज देंगे ना, तो आपके पास इस प्लेन के पॉइंट्स आते चले जाएंगे, इसलिए कि सोल्यूशन जो है, हमने सोल्यूशन तो पहले लिख दिया, इसलिए हमें पता था प्लेन जो ओरिजिन से पास करे वो ये होता है, लेकिन अब सोल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो कोई भी x2 x3 की वैल्यू देंगे, आपके पास ये सारे सोल्यूशन आ जाएंगे। अब आप जरा इसको देख लें, इस 0 की जगह अगर मैं 6 रख दूं तो क्या आएगा, यही आएगा ना, कि ये हो जाएगा 1 -2 एंड 3। मैं खाली थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अब इसको। हाँ वो कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहाँ चला गया भाई मेरा, आगे जा रहे हैं पीछे जाने के बजाय। 7 8 9 ओके जी, राइट। देखिए वही चीज है जो पहले लिखी थी, पहले क्या था कि ये 3 नहीं था ना, इसलिए कि पहले यहाँ पे 0 था ना। चलिए इसको दोबारा से लिख लें जल्दी से, 1 -2 0। अच्छा इसको क्या लिखा था हमने, 1 -2 एंड 3, तो इसीलिए अब ये वाला 3 आ गया ना, 3 0 0। यहाँ पे क्या है भाई, x2, यहाँ पे क्या है x3, यहाँ पे क्या है x2, यहाँ पर क्या है x3। ये वो मैं बार बार बता रहा हूं ना कि इन होमोजीनियस में होमोजीनियस बिल्ट इन होता है। इसमें अलावा एक चीज और आती है जो खालिस किसका सोल्यूशन होती है, इन होमोजीनियस। आप रख के देख लो यहाँ पे, जरा जल्दी से रखो भाईजान, 3 0 0, तो लेफ्ट हैंड साइड 6 हो जाएगा ना, राइट हैंड साइड में 6 हो गया। असल में इसका एक और जवाब भी आ गया, पहले हमने जो सोल्यूशन देखे थे ना वो सब के सब क्या बना रहे थे, लाइन। लाइन बनेगा अगर एक फ्री वेरिएबल हो, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं फ्री, 2, तो प्लेन बनेगा, वो ऑलरेडी हमारे पास प्लेन मौजूद है, राइट। अब क्या होगा, होमोजीनियस का प्लेन ओरिजिन से पास करेगा, और ये जो दूसरा है ये 3 0 0 के फासले पर होगा, राइट। और बस आई एम सॉरी टाइम ले रहा हूं, लेकिन आखिर में बस वही है जो मैंने कहा है, ये ना देखिए, ये नहीं जी, मुबारक हो जनाब, क्लियर हो गया। ये वाला जो है ना, ये वाला होमोजीनियस है, ये 0 0 से पास हो रहा है, और ये वाला साहब क्या है, इन होमोजीनियस है, जो कि देखें ये वाला वही पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, 3 यूनिट का मतलब क्या हुआ, कौन सा फिर ये वाला वेक्टर है, 3 0 0, ये ना 3 0 0, इसलिए कि आप 3 यूनिट जा रहे हैं ना along x1 एक्सिस, नो मूवमेंट x2 एक्सिस, तो ये जनाब अली रिलेशन है। अच्छा अब ये बताओ, अगर 4 वेरिएबल्स हों, सोच के बताना, और उसमें 3 फ्री वेरिएबल्स निकल आए, कितने 2 आ जाए, 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स में प्लेन कैसे बन सकता है, ओरिजिनल तो 4 वेरिएबल्स हैं, लेकिन 2 वेरिएबल्स अगर ओरिजिनल हो तो लाइन बन गई, भले एक डायमेंशन हो, नहीं उल्टा कहता हूं, अगर एक फ्री वेरिएबल तो हमेशा लाइन बनेगी, 2 3 या 4, 2 वेरिएबल्स हो तो प्लेन, फ्री वेरिएबल्स। अच्छा 3 हो और अगर 4 वेरिएबल्स हो तो वो आप कह सही रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ राइट वर्ड यूज करो। 4 वेरिएबल्स में वैसे ही सब कुछ खत्म, इमेजिन नहीं कर सकते, हाइपर प्लेन बोलो ना उसमें, फिर उसमें ये होगा कि अगर 4 वेरिएबल्स में 2 फ्री वेरिएबल्स हैं, तो एक हाइपर प्लेन होगा जो ओरिजिन से पास कर रहा होगा, वो होमोजेनियस का सोल्यूशन है, और दूसरा उसके पैरेलल होगा जो इनहोमोजेनियस। अच्छा ये 5 आर्टिकल पूरे हो गए, छठा आर्टिकल आपने खुद पढ़ना है, उसके नोट्स भी नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम 7 आर्टिकल शुरू करेंगे, ठीक है। क्या फरमाया, 1 पॉइंट, अच्छा ये अच्छी बात है, कहाँ से पढ़ना है, आपने बुक्स नहीं ली है, चलो अगर वो नहीं ली तो उसकी एक पायरेटेड कॉपी बड़ी घूम रही है, उससे पढ़ लीजिएगा, वो बस के लिए एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन, ओके।